कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कार्यक्रम देखो या सब किसान भाई बहन मन के गंदरू भाई बटले बहुत बहुत जोहार। झुमके बहनकर बहुत बहुत जोहार। और दीदी हाल समाचार बताओ। सब बढ़िया है। बढ़िया ठंडा है। कैसन लागत है? अरे मोहित को हो एकदम का कहे ना कड़कड़ुआ जा। बहुत बेजार है। लेकिन जाड़ में ऐसा है नहीं कि किसान भाई मन एकदम काम के ढीला सिली नहीं करे ना, बल्कि भरकर खेती बाड़ी कर काम करे ना, है नहीं। तो भाई कार्यक्रम में कोनो जुगाड़ है? हाँ, जुगाड़ बहुत है भाई। हाँ। बहुत बड़ा जुगाड़ है, लेकिन सबसे पहले तो और हमरे मन कृषि समाचार से करेला। तो चलो भाई बहन सबके हमरे मन देखा कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। फूल उत्पादकों को प्रथम 10 वर्ष तक कर में छूट दी जाएगी। ठंड में पशुओं के आवास और आहार पर दे विशेष ध्यान। करेला के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा 2 मौसमी। अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार ने झारखंड सहित 18 राज्यों में नेशनल डेयरी प्लान फेज 1 को लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत झारखंड के लिए कुल 9 करोड़ 93 लाख रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है। इसमें 2 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से राशन बैलेंसिंग कार्यक्रम और 7 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शी दुग्ध संग्रहण प्रणाली की स्थापना की जाएगी। राशन बैलेंसिंग कार्यक्रम के तहत राज्य के दुधारू पशुओं को वैज्ञानिक पद्धति से आहार उपलब्ध करा उनकी दूध उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जाएगी। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि कृषि विकास दर 4% से अधिक की जाएगी, जबकि वर्तमान फसल तीव्रता 120% को वर्ष 2020 तक बढ़ाकर 130% किया जाएगा। इसके अलावे फूल उत्पादकों को प्रथम 10 वर्ष तक कर में छूट दी जाएगी। साथ ही राज्य में बागवानी, कृषि और मत्स्यिकी महाविद्यालय भी खोला जाएगा। जाड़े के मौसम में ठंड ज्यादा बढ़ जाए तो दुधारू पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता घट जाती है। दुधारू पशुपालन से जुड़े पशुपालक भाई इस मौसम में अपने मवेशियों को सहज रखने के लिए उसके आवास के तापमान को 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रखें। साथ ही इस दौरान पौष्टिक आहार की मात्रा बढ़ा दें। इस मौसम में पशुओं को ठंड से बचाने के लिए उनके आवास के अंदर के तापमान को बढ़ाने के लिए खिड़की दरवाजे को ठीक से बंद करने का इंतजाम करें। साथ ही पशुओं को गर्मी प्रदान करने वाले आहार देने की व्यवस्था करें। इससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और दूध उत्पादन भी। जाड़े में खास करके देखा जाता है कि 10 से 20 डिग्री जो वातावरण का तापमान होता है वो पशुओं के लिए उपयुक्त होता है। अगर ठंड का मौसम बढ़ जाता है, तापमान जो है कम हो जाता है, 5-6 डिग्री 4 डिग्री अगर हो जाता है, तो इसमें देखा जाता है कि जो पशु होते हैं, दुधारू पशु होते हैं, उसमें दूध की मात्रा जो है कम हो जाती है। इसका मुख्य कारण है कि उसमें जो है कि उसको सही वातावरण नहीं मिलता है, वो पशु स्ट्रेस में आ जाते हैं, खाना पीना कम कर देते हैं, पानी पीना कम कर देते हैं। इसका सीधा असर जो है कि उनके दूध उत्पादन पर पड़ता है। तो हम लोग उचित वातावरण दे करके और उचित मात्रा में पौष्टिक आहार की मात्रा को कुछ बढ़ा करके और एनर्जी लेवल को बढ़ा करके हम लोग जो है कि उसको जो दुधारू पशु होते हैं उसको खान पान और सही वातावरण दे करके इससे होने वाली हानि से हम लोग बच सकते हैं। किसान भाई, आप लत्तेदार सब्जी फसल करेला की आगत खेती करना चाहते हैं तो जनवरी तक फसल लगा दें। करेला के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा 2 मौसमी, कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन या अर्का सूर्यमुखी नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। किसान भाई करेला की बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। 3 से 5 पुष्ट बीज हर थाला में सीधे बोएं। इसमें पौधों के बीच 1.25 से 1.5 मीटर की दूरी रखें। करेला के अधिकाधिक उत्पादन के लिए पूसा 2 मौसमी, कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन या अर्का हरित में से कोई एक प्रभेद लगाएं। इनकी उपज क्षमता 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। टेरेस्कोपिक प्रूनर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसान आम, लीची जैसे वृक्षों की ऊपरी टहनियों को काटने छाटने का काम कर सकते हैं। इस उपकरण में लंबाई बढ़ाने की भी सुविधा है। इसकी लंबाई 10 से 12 फीट तक बढ़ाई जा सकती है।
आज हम जानेंगे गोभी में लगने वाले हीरा पृष्ठक कीट के रोकथाम के उपाय। मिर्च फसल में फूल और फल लगने के समय फल छेदक कीट लगने का खतरा रहता है। कृषक बंधु इस कीट के रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 500 मिलीलीटर इंडोक्सा कार्ब दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति चाईबासा में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1500 रुपए से 2000 रुपए, चावल मध्यम 2100 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 2200 रुपए से 2800 रुपए, गेहूं 2200 रुपए से 2400 रुपए, दाल अरहर 12500 रुपए से 14000 रुपए, दाल मसूर 6800 रुपए से 7200 रुपए, दाल चना 6200 रुपए से 6700 रुपए, चीनी 3200 रुपए से 3300 रुपए, आलू 700 रुपए से 800 रुपए और प्याज 1500 रुपए से 1700 रुपए प्रति क्विंटल। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। हाँ तो भाई एक हमरे मन देखत रही कृषि समाचार और कृषि समाचार कर तहत हमरे मन तमाम तरह कर जानकारी ले ली, नवा खेती बाड़ी से जुड़ल तकनीक मन कर जानकारी के ले ली और मौसम कर हालचाल और बाजार कर भाव भी जान ली। एकदम सुपट कहली दीदी। और देखो कार्यक्रम में हमरे मन वास्ते बहुत बढ़िया आई जुगाड़ है नहीं, बहुत बढ़िया है। तो लेकिन क्या करीला छोटा सा विराम है नहीं, विराम है संदेश है सके हमरे मन सबके मिलजुल के देखते होती। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। और देखो किसान भाई, जैसन की जानकारी कर बात हमरे मन शुरू करत रही, तो आज हमार दीदी बटले जुगाड़ है बहुत बढ़िया जुगाड़ है गंदरू भाई। हमरे मन किसान भाई महन मने जे फलदार पौधा मन लगात है, जेकर में फल लागत है भाई। तो फल लागत है तो कीट भी लागत है, तो कीट लागले तो बर्बाद हो जाए। एकदम एक तो बड़ समस्या रोले देखती माने खेती बाड़ी का काम अगर हमरे मन करत ही नहीं दीदी, तो ये सब जो समस्या है से खेती बाड़ी में लागल रहेला। लेकिन किसान भाई अगर हमरे मन ये समस्या के अगर जान बुझ ले थी तो हमरे मन के बगरा फायदा हुई। तो ओकरे कीट कर प्रबंधन कैसन करल जाए यह जानकारी लेके आई और विशेषज्ञ हमरे मन संगे जुड़ जाए हैं डॉक्टर बीके झा, जो हमरे मन के बढ़िया जानकारी देवे। चलो तब सब मिलजुल के जानकारी लेवा। हम आपको अपने कार्यक्रम में कई तरह की जानकारी देते हैं और आज इसी क्रम में हम आपको जानकारी देंगे फलदार पौधों में लगने वाले कीट और रोग के प्रबंधन के बारे में। और इस पे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर बीके झा साहब, क्योंकि आज हमारा विषय है कि जो फलदार पौधे हैं उनमें कीट और रोग के प्रबंधन के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि जो रोग और कीट है उसका मुख्य कारक जो है भूमि होती है। तो हम मिट्टी की पहचान कैसे करें कि वो हमारे बगीचे के लिए, हमारे फलदार पौधों के लिए सही है? किसान भाइयों, खास करके जैसे भी चर्चा हो रही है फलदार पौधों में बीमारी एवं कीट प्रबंधन, निश्चित तौर पे जैसे कि आप जब भूमि चुनाव करते हैं
और उसमें अगर आपकी जो ये बागवानी वाली है वह मिट्टी, अगर उसमें उपजाऊ क्षमता है तो आपकी बागवानी की फसल अच्छी आएगी। अगर आप उपजाऊ क्षमता नहीं है तो उसकी जो सही विधि होती है कि आप जैसे कि प्रत्येक पौधे को जब लगाते हैं, जैसे आम है, अमरूद है, तो इन या पपीता है या नींबू, जो भी पौधे आप लगाते हैं, लीची, तो उसमें जो उसकी संचित मात्रा होती है जैसे कि 1 क्यूबिक मीटर का 1 मीटर लंबा चौड़ा गहरा, तो ये अगर आप गड्ढे तैयार करते हैं आम के पौधे को लगाने के लिए और उसमें जो संचित मात्रा होती है 20 से 25 किलोग्राम जो केजी आपका गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, करंज की खल्ली, एसएसपी 100 ग्राम, तो इन सभी चीज़ों का आप जब सम्मिश्रण करते हैं तो पौधा स्वस्थ तैयार होता है और उस स्वस्थ पौधे में आपकी रोग और बीमारियां जो होती हैं और कीट का प्रकोप जो है सामान्यतः कम पाया जाता है। तो मिट्टी में जब उर्वरक क्षमता की कमी होती है तो निश्चित तौर पे आपके पौधे की बढ़वार कम होती है और उसके बाद इसमें रोग एवं जो कीटे का प्रकोप जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए सही जल प्रबंधन और उर्वरक प्रबंधन आप करते हैं अपने बागानों में और सही तरीके से लगाते हैं, और जैसे कि मैंने कहा नीम की खल्ली आप डालते हैं या करंज की खल्ली डालते हैं, तो निश्चित तौर पे जो मिट्टी जनक जो भी कीट हैं या ये हैं तो वो कीट रोधी का कार्य करता है। तो सर यह किसान भाई विशेष तौर पे ध्यान देने की बात होती है, जब भी आप फलदार पौधे के लिए जाते हैं तो उसकी जो तकनीक विधि बताई जाती है, पौधे से पौधों की दूरियाँ, उसमें जब आपके पौधरोपण करते हैं तो उसकी तैयारी, गड्ढे की तैयारी, उसमें उर्वरक की मात्रा, और साथ में जब पौधे बड़े होते हैं तो आपको एक तो दूरी भी मैटर करती है। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें जो काट छांट करनी पड़ती है ताकि सही ट्रेनिंग पुडिंग हो सके, ताकि जैसे कि एक चर्चा करें कि इसमें जैसे हम सब बगीचा लगाते हैं तो निश्चित रूप से जैसे कि उसमें एक सेंट्रल ओपनिंग कहते हैं, तो निश्चित तौर पे अगर आप सेंट्रल ओपनिंग करते हैं तो क्या होती है, सूर्य की रोशनी पूरे पौधों, पूरे पेड़ के पूरे आकार को पड़ती है। तो उससे क्या होता है कि आपके बहुत से ऐसे जहाँ छायादार होता है वहाँ पे रोग की भी जनन की क्षमता हो जाती है, कीट का भी वहाँ पे बसेरा हो जाता है। तो निश्चित तौर पे सेंट्रल ओपनिंग जैसे आप करते हैं पौधों को, तो उससे आपकी बहुत सी रोग और कीटों का जो है वो प्रबंधन आपका बढ़िया हो जाता है। तो इस तरह के कुछ ऐसी भी तकनीक होती है जिसमें कि आपको कोई ना रासायनिक दवा छिड़काव करनी पड़ती है और आपका जो है बगीचा जो है वो अच्छा फलदार जो है फल देता है, रोग रहित होता है, उसमें कोई तरह की रोग की और कीटों की शिकायत नहीं होती है। आम में मंजर आना शुरू होगा, आम में, लीची में या अन्य फल वृक्षों में, तो उसमें अभी आने वाले समय में कौन से ऐसे कीट हैं जो कि प्रभावित कर सकते हैं हमारे फलदार पेड़ों को? किसान भाइयों खास करके जैसे भी आम की सीज़न आ रही है, इसके बाद मंजर, जैसे लीची में भी मंजर की सीज़न आ रही है, तो निश्चित तौर पे कुछ ऐसे कीट होते हैं जिसकी प्रबंधन करनी ज़रूरी हो जाती है। जैसे कि आप अगर आम की बात करें तो इसमें मिलीबग या मधुआ रोग कहते हैं, बीमारी कीट कहते हैं, तो उसका प्रकोप हो जाता है, या जैसे शूट गॉल होता है उसका प्रकोप हो जाता है, या हम फल मक्खी का उसके बाद इसकी प्रकोप हो जाती है, या फिर एक तना छिदक भी होता है जो ट्रंक में ये प्रवेश करके कीट और उसको अपना घर बना लेता है, पौधों को नुकसान करता है। तो साथ साथ जैसे बीमारियां भी बहुत आती है, जैसे एंथ्रेक्नोज होती है या कैंकर होती है या पाउडरी मिल्ड्यू होती है जो सफ़ेद रंग की चूर्ण आ जाती है, तो ये भी सब हैं जो कि उसमें ज़्यादा। और ख़ासकर लीची की बात करेंगे तो लीची में जैसे कि आपका माइट्स, तो माइट्स का अभी बहुत ज़्यादा प्रकोप का अभी समय होता है, जिसमें कि खास करके आप देखेंगे जैसे किसान भाई अगर आपका लीची का पौधा है तो आप देखेंगे आपकी लीची उसके जो कीड़े होते हैं वो पत्तियों के निचले सतह पे बहुतायत संख्या में रहते हैं और वो उसके रस को चूसते हैं। वो इतनी ज़्यादा संख्या में होते हैं, रस को चूसते हैं, जिसके बाद पौधे जो उसकी पत्तियाँ होती है वो मुरझाई सी आपको लगेंगी और उसमें फिर क्या है कि आपका वो धीरे धीरे फिर सूखने भी लगती है। धीरे धीरे आप देखेंगे उसमें ब्राउनिश टाइप का स्पॉट भी आ जाता है, तो ताकि यह बहुत ज़्यादा उसकी मतलब आक्रमण है और उससे आपकी पत्तियां सिकुड़ जाती है और उस पर फिर फलें जो है, मंजर जो है वो आपका नहीं लगता है। तो इस तरह से फिर जैसे उसमें आप कहेंगे उसमें बग भी आता है जो हरे रंग की होती है, जो पंचकोणीय होती है, तो इसके भी जो न्यूम्स और एडल्ट होते हैं ये उसके रस को बहुत तायद संख्या में चूसते हैं, जिसकी वजह से पौधे जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है और उसमें आपकी मंजरें नहीं आती हैं और उससे काफ़ी नुकसान होता है। एक चीज़ और समस्या देखी जाती है कि बगीचों में देखते हैं कि आम के पौधों पर दीमक चढ़ जाते हैं। जी। तो वो किस कारण से होते हैं और उनका क्या उपाय हो सकता है? किसान भाइयों खास करके ये बहुत बड़ी समस्या है जो खास करके झारखंड के परिवेश में आप कहीं भी जाएंगे, चाहे वो अमरूद का पेड़ हो, आम का हो, लीची का हो, तो उसमें हम देखते हैं क्या कि एक मिट्टी की जैसी परत सी चढ़ जाती है जो तो एक्चुअली क्या होता है इसमें जो दीमक होता है हमारी मिट्टी में जो रहती है वो उसके जड़ के माध्यम से उसके तने तक ऊपर आना शुरू कर देती है। इसके बाद क्या होती है निश्चित तौर पे उसका एक लेप सी बन जाती है जो हमारे पौधों के लिए अच्छा नहीं हानिकारक होता है, जिससे कि हमारी उपज भी घटती है और उसकी क्षमता भी। तो उसमें खास करके जब आप इस तरह का लक्षण देख रहे होते हैं या आप ज़मीन में जब आपकी औचार देख रहे होंगे वहाँ पर आप मिट्टी की एक परत सी ऊपर आ जाती है,
तो आप समझे कि वहाँ हमारा दीमक का असर है। तो ऐसे केस में किसान भाइयों, क्लोरोपाइरीफॉस नाम की दवा आती है और इस दवा का आप सेवन करें और उसमें जो है आप बाज़ार से खरीद करके और इसको जो है 2 ml से 4 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके और इसके आप जड़ों के चारों तरफ जो है उसको ड्रेंचिंग कराएं। तो इससे क्या होता है, जो हमारी दीमक होती है वो इस दवा से क्या होती है, वो मरने लगती है। तो इस तरह से, और आपका खास करके जो आपका वो चस्ट चुका है उसको आप किसी भी चीज़ों से आप उसको हटा दें और लेकिन ड्रेंचिंग चेक करें चारों तरफ से। तो उससे क्या होता है कि आपकी क्लोरोपाइरीफॉस दवा से क्या होता है कि आपके दीमक जो हैं वो मर जाते हैं, ताकि यह आपके नियंत्रण में आ सकता है। और इसकी जो है आप 2 से 3 बार 4 बार जो है अगर आप इसको मतलब फिर दोबारा भी आप जो है इसको आप कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है जो कि दीमक का जो असर होता है उसे पौधों पर बुरा पड़ता है। अभी आप देखें समय आ रही है तो निश्चित तौर पर जैसे मैंने बताया कि जैसे आपके जो है बगीचा है तो उसमें आप ये करें, जैसे लिंडेन पाउडर आती है, डस्ट धूल, तो यह आप अपने ज़मीन में कुरेद करके और इसको मिला दें। तो बहुत से ऐसे कीट होते हैं जो कि ज़मीन से आपके ट्रंक के थ्रू जो ऊपर जाते हैं तो वो आपको रोकथाम हो जाएगा। और ख़ास करके जैसे अभी के समय में निश्चित तौर पे जैसे कि आपकी जैसे बेविस्टिन है फफूंदनाशक, जैसे उसमें आपका जैसे कि कोई पाउडर मिल रही आने की उम्मीद है तो उसमें आप जो है बेविस्टिन का जो है 1 से 2 ग्राम या फिर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी उस पर आप छिड़काव करें ताकि उसमें कोई फफूंदनाशी का ना हो। और ख़ास करके जैसे प्रोफाइलिटिक मेजर्स में जैसे हम सब कहते हैं कि अभी जैसे कि आपका समय आ रहा है तो इसमें नीचे जैसे कि लीची है तो लीची में जैसे कि ओमाइट नाम की दवा आती है तो वो आप 2 ml पर लीटर के हिसाब से उस पर छिड़काव करें ताकि कोई भी इस तरह की माइट्स का असर हो रहा हो तो वो आपका ना आए। जैसे कि आपका ये बग है तो बग के लिए मोनोक्रोटोपाइरीफॉस जो है इसके लिए जो मोनोक्रोटोपाइरीफॉस जो है वो 1.5 ml जो है प्रति लीटर में घोल बना करके आप इस पर छिड़काव करें। और ख़ास करके इनसे छिड़काव करने से यह होगा आपको कि जो भी इस तरह की बीमारियाँ कीटें आने चाह रही हैं वो नहीं आएगी। तो बेविस्टिन का जरूर इसमें स्प्रे करें और साथ मिला के आप क्लोरोपाइरीफॉस ज़मीन में इस्तेमाल करें और मोनोक्रोटोफॉस का 1-2 छिड़काव जो है आप अपने खरीफ फसलों पे करें तो उससे क्या होता है कि इस तरह की कीटें आने की संभावना जो होती है वो कम हो जाती है। जी। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि डॉक्टर साहब ने आपको काफ़ी अच्छे ढंग से समझाया कि जब आप फल के पौधे लगा रहे हों उसी समय उर्वरक का प्रबंधन कर लें जिससे आपके पौधे अच्छे हों, सुदृढ़ हों, मजबूत हों। और साथ ही अभी मंजर आने वाला है तो इसके लिए भी आप पूरी तैयारी कर लें, दवा का छिड़काव कर लें। दीमक के लिए भी डॉक्टर साहब ने काफ़ी आपको अच्छा उपाय बताया। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई जोहार। भाई बड़ा नगद जानकारी हो गलक। और देखो जानकारी कर पाछे हमरे मन के लागेला कि अब हमरे मन भरकर खेती बाड़ी कर काम करब और डराए के नखे कि भाई अगर फलदार पौधा में अगर पिलुआ लग जाते तो उकर से कोनो डराए के बात नखे, क्योंकि विशेषज्ञ हमरे मन के बीच बीच में जुड़े ना और जानकारी के देवे ना। और देखो दूसर जानकारी हमर बटले है हाँ है, लेकिन एक छोटा सा विराम है, छोटा सा संदेश है सके सब कोई देख ले। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भाई छोटा सन संदेश दीदी कहत रहे, लेकिन भाई मूड वाला संदेश रहे है नहीं। हाँ। ये बात के हमारे मन के एकदम धैर्य बांध के रख लेना है खेती बाड़ी कर काम में खास करके। अब दूसर वाला जानकारी एकदम देरी नहीं करके बता देवती हम जल्दी से बताओ। देखो किसान भाई, हमरे मन सब्जी मन कर खेती करेला, अनाज कर खेती करेला, मुदा हमरे मन कर जो क्षेत्र छोटा नागपुर क्षेत्र है, खास करके दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र, हुआ लाहकर खेती बहुत बढ़िया होएला। जाए कर देखो खूटी कर क्षेत्र है, खूटी जो जिला है हुआ बहुत बढ़िया किसान बनी कर खेती करत है। खास करके वो आसपास में देखब रो कुसमी लाह कर खेती बड़ा नगद करत है। और देखो कुसमी लाह कर व्यावसायिक खेती अगर हमरे मन करत ही तो कैसे हमरे मन कर आमदनी बगरा हुआ था। तो हाँ एकदम। तो खेती बाड़ी कर संगे संगे अगर हमरे मन व्यावसायिक खेती के रूप में अगर कुसमी लाह कर खेती अगर करत ही तो बगरा फायदा है। तो किसान भाई कालनी के बारे में हमरे मन विशेष जानकारी कर लो। आओ हमरे मन विशेषज्ञ से जुड़ा थी डॉक्टर के शर्मा से, जे कि हमरे मन कुसमी लाह कर बारे में जानकारी देवन।
आज हम जानेंगे कि कुसमी लाख से की खेती से क्या लाभ हैं, और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं IINRC के निदेशक डॉक्टर के शर्मा जी। डॉक्टर साहब, लाख की खेती अगर हमारे किसान भाई करते हैं तो कौन कौन सी किस्में होती हैं लाख के लिए? सबसे पहले तो यह बताया जाए। लाख की मुख्यतः हम दो किस्में होती हैं, एक को रंगीनी कहते हैं और एक को कुसमी कहते हैं। तो दोनों किस्मों में जो अंतर है वो ये है कि गुणवत्ता के आधार पे कुसमी लाख को ज़्यादा अच्छा माना जाता है रंगीनी के मुकाबले में। उसी प्रकार जो खेती होती है लाख की, कुसमी के लिए कुसुम वृक्ष और बेर वृक्ष ज़्यादा उपयुक्त होते हैं तथा रंगीनी के लिए पलाश तथा बेर दोनों पे खेती की जाती है। अगर हम उसके फसल की अवधि के बारे में बात करेंगे तो कुसमी की 2 फसलें होती हैं साल में, जो लगभग 6-6 महीने की होती हैं। इसी प्रकार फसलें रंगीनी की भी 2 ही होती हैं, लेकिन एक फसल 4 महीने में तैयार हो जाती है जबकि दूसरी को तैयार होने में 8 महीने लगते हैं। तो इन 3 मुख्य अंतर हैं जो इन दोनों फसलों के अंदर होते हैं। तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हमारे किसान भाई कुसमी लाख की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एहतियात बरतें? कुसमी लाख की खेती जो किसान भाई करना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि उनके पास कुसुम के वृक्ष अथवा बेर के वृक्ष होने चाहिए। और जिन किसान भाइयों के पास वृक्ष नहीं हैं लेकिन उनके पास ज़मीन है और वो लाख की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे संस्थान ने एक छोटा पौधा जिसको सेमीलता कहते हैं उसका विकास किया है। और उस पौधे पर लगाने के 1 साल बाद कुसमी लाख की खेती शुरू की जाती है और उसमें होने वाली लाख गुणवत्ता की दृष्टि से तथा उपज की दृष्टि से उतनी ही अच्छी होती है जैसी वो कुसुम तथा बेर के वृक्ष पर होती है। तो अगर हमारे किसान भाई इस दोनों में अंतर करते हैं तो कुसुम का जब वृक्ष पे लगाते हैं तो क्या फ़ायदे होते हैं और बेर के वृक्ष पे अगर लगाएंगे तो क्या फ़ायदे? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो जो किसान भाई खेती से जुड़े हुए हैं पहले से, वो जानते भी हैं, और बाकी किसानों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि लाख की खेती अगर आपको अच्छे से करना है तो वृक्षों के ऊपर अदल बदल कर खेती करने से उन्हें ना केवल उपज ज़्यादा मिलती है बल्कि उसकी जो गुणवत्ता है वो भी बनी रहती है। तो हम किसान भाइयों को ये अनुशंसा करते हैं ज़्यादातर कि अगर आप गर्मी के मौसम की खेती करना चाहते हैं कुसुम की, तो उसके लिए कुसुम वृक्ष का उपयोग करना चाहिए। और अगर सर्दी की फसल या जिसे हम बरसात की फसल भी कहते हैं, उसके लिए बेर वृक्ष का उपयोग करना चाहिए। इस तरह से अदल बदल कर अगर खेती करेंगे, गर्मी की फसल कुसुम के ऊपर और सर्दी की फसल बेर के ऊपर लेंगे तो गुणवत्ता तो अच्छी होगी ही, साथ में उन्हें उपज भी ज़्यादा मिलेगी। बेर के वृक्ष पे कुसुम की लाख की खेती करना चाहते हैं तो जो सूक्ष्म मतलब सावधानियां हैं क्या क्या बरतेंगे हमारे किसान? तो किसान भाइयों को ख़ास तौर पे जब कुसुमी की खेती करते हैं तो उनमें 2 या 3 तरह की समस्याएं आती हैं मुख्यतः। एक तो ये होता है कि पेड़ की तैयारी। कुसुम वृक्ष पे खेती करने से पहले हमें वृक्ष की अच्छी तरह से काट छांट करनी चाहिए, और क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे बढ़ने वाला वृक्ष है तो इस पर जब खेती शुरू करते हैं उसे 18 महीने पहले हम इसकी कलम करते हैं या काट छांट करते हैं। उसके 18 महीने बाद फिर उसके ऊपर लाख की खेती शुरुआत की जाती है। इसी प्रकार अगर बेर वृक्ष पर खेती करनी है तो खेती करने से पहले 6 महीने उसकी काट छांट की जाती है, जिससे उपयुक्त मात्रा में और अच्छी टहनियाँ निकलती हैं और उस पर अच्छी लाख की खेती होती है। इसी प्रकार से जब खेती करते हैं तो उसमें 2 या 3 तरह के दुश्मन कीट तथा कुछ बीमारियाँ भी लगती हैं। तो दुश्मन कीटों में ज़्यादातर काली तितली, सफ़ेद तितली और हरा पतंगा, ये 3 मुख्य कीट हैं जिनकी वजह से लाख की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इनसे बचने के लिए हम लोगों ने कुछ कीटनाशक दवाओं की अनुशंसा की है, तो उनका छिड़काव करने से इन कीटों से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। इसी प्रकार कुछ बीमारियां हैं जो फफूंद की वजह से लगती हैं। जैसा किसान भाई भी जानते हैं कि लाख की फसल जब लाख का कीट पेड़ से रस चूस के बड़ा होता है तो उसमें से कुछ मधु रस निकलता है और वो पत्तों पर गिरता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर फफूंद का आक्रमण हो जाता है। इस फफूंद के आक्रमण की वजह से कीट को सांस लेने में दिक्कत होती है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इससे बचाव करने के लिए फफूंद नाशक दवा ज़्यादातर हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि वो बेविस्टिन या बेनगार्ड के नाम से दवा मिलती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कार्बेंडाजिम कहा जाता है। उस दवा का 0.01% यानी 1 लीटर में 2 ग्राम दवा का इस्तेमाल करके छिड़काव करने से बीमारी से बचा जा सकता है। हमारे किसान भाई जो बेर के वृक्ष पे लाख की खेती कर रहे हैं और दीमक का प्रकोप उनके पेड़ों में आ गया है, उसके बचाव के लिए हमारे किसान भाई क्या करें? दीमक एक झारखंड की स्वाभाविक समस्या है, तो उससे बचाव करने के लिए खासतौर पे पेड़ों से अगर हमें बचाव करना है तो उसके लिए क्या करना होगा कि एक डाइक्लोरवॉस दवा आती है। उस डाइक्लोर दवा का लगभग 0.05% का घोल बनाकर वो पौधा जहाँ पे लगा हुआ है उसके चारों तरफ दवा का छिड़काव करें
और जब पौधा धीरे धीरे बड़े होने लगता है तो उस पर नियमित रूप से साल में कम से कम 2 बार चूने का घोल की पुताई करें। उसके अंदर भी दवा मिलाकर उसमें करेंगे तो दीमक पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगी और पेड़ को नुकसान दीमक से नहीं होगा। डॉक्टर साहब, अब हम जानना चाहेंगे कि झारखंड प्रदेश में हमारे किसान के पास पेड़ों की संख्या कम होती है और लाह लगाना चाहते हैं, यह नकदी फसल है। ऐसे में अगर हमारे किसान भाई के पास प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता होती है क्या? बिल्कुल प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ख़ास तौर पे पेड़ को कब लगाना चाहिए, कितनी दूरी पर लगाना चाहिए और किस तरह से उसको लगाना चाहिए कि हमारे को अच्छा पेड़ हो, उसकी जल्दी से जल्दी बढ़वार हो, ताकि उस पर हम जल्दी से जल्दी लाख की खेती शुरू कर सकें। तो जो किसान भाई बेर के पेड़ लगाना चाहते हैं उनके लिए हमारे यहाँ पर भी नर्सरी में बेर के पौधे उपलब्ध होते हैं। तो वो बरसात शुरू होने से 1 महीना पहले अपने खेत में गड्ढे तैयार कर लें। गड्ढे तैयार करने के बाद उसमें गोबर की खाद मिला के उसको ढक के और 1 महीने के लिए छोड़ दें। इस दौरान जो गोबर की खाद होती है वो अच्छी तरह से सड़ गल के मिट्टी के साथ मिल जाती है और फिर जो ही बरसात शुरू होती है बेर के पौधे को उस गड्ढे में लगा दिया जाता है। जहाँ तक बेर के पेड़ की बात है तो कम से कम 4 मीटर का अंतराल 2 पेड़ों के मध्य में होना चाहिए। तो 4 मीटर बाई 4 मीटर की दृष्टि से उस पर पेड़ लगाएंगे। इसी प्रकार अगर कुसुम का वृक्ष है तो चूँकि कुसुम का वृक्ष बहुत बड़ा होता है तो उसके लिए कम से कम 2 पेड़ों के बीच में 12 मीटर का अंतर रखा जाना चाहिए। तो जो किसान भाई जिनके पास ज़मीन है तो वो कुसुम तथा बेर का पेड़ लगाना चाहते हैं तो इस ढंग से पेड़ लगाने से उन्हें जल्दी बढ़ेगा पौधा और उसमें सब पौधे बचे रहेंगे। किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी कुसुम लाह से खेती के लिए बताई। अगर आप इसको करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। जोहार। चलो भाई गंदरू भाई, बहुत बढ़िया जानकारी मिलक भाई लाह कर। एकदम। तो आगे कर का विचार है? विचार देखो, अब तो कहत रहे कि भाई किसान मन से एकदम लगातार गोठियाते रहो, लेकिन कार्यक्रम कर बेरा कहत है कि भाई हमरे मन के विदा लेवे के चाहिए। नहीं भाई, हाँ। एकने विदा का ले भाई, पुनः जाए है। अरे देखो नहीं, हम हर समय भूल जाइला भाई, लेकिन अब तो भुलाए के नखे। चलो हमरे मन आवत ही IMD पुणे से। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार है। आकाश साफ रहेगा। हवा उत्तर पश्चिम की ओर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। तो उन एक खेतों में जहां अभी भी पानी लगा हुआ है, उन खेतों से धान फसल काटने के बाद नालियां बनाकर पानी को पूरी तरह से निकाल दें और उन खेतों में गेहूं की सतही बुआई कर दी। इस समय आगाद मटर फसल में चुर्निल फफूंदी रोग लगने की संभावना रहती है। किसान भाई इस रोग से बचाव के लिए केराथेन दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। चलो भाई, सब कोई घूम के आए गए, जानकारी बटेर के ले लाने एकदम। तो चलो गंदरू भाई, तब अब आगे कर आगे अब वो है कहत रही से वाला बात है। लेकिन किसान भाई मन एकदम जुगाड़ कर ले हैं अपन कॉपी और कलम के निकलाए के कार्यक्रम कर पता के जरूर से जरूर नोट करो भाई, क्योंकि क्रोरे मन जे सुझाव लिख भेजिला नहीं हमरे मन वास्ते एकदम बड़ा गूढ़ बात रहे लोग है नी। तो लगे तब कार्यक्रम कर पता के बताई दो। चलो, कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड रांची, और पिन संख्या 834001। अब लेकिन दीदी अब हमरे मन के अब किसान भाई से विदा लेवे के चाहिए। किसान भाई अपन गंदरू भाई और झुमकी बहन के विदा देव लगे तब। जोहार।